By the way, any wild guesses? What has happened to Arif? Central cord syndrome. क्या हुआ आरिफ को? सेंट्रल कॉर्टेक्स का फीडबैक का इशू है. ओके, यहाँ से भी बताओ. एनीथिंग कमिंग टू माइंड? लोअर मोटर न्यूरॉन लिए. ट्रैक कुछ स्पेसिफिक करोगे? एक्स्ट्रा पैरामिडल ट्रैक लिए. स्पाइनोसेरिब्रल ट्रैक का लिए. चलो, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी. ओके, ठीक है. चले, ओके. ये अपने जो अपने गेसेस किए हैं अपने जहन में रखने. ओके, लेट्स फिट इट इनटू द सिनेरियो आफ्टर द लेक्चर. आज का जो टॉपिक है दैट इज बेसिकली ब्रेनस्टेम कंट्रोल ऑफ मोटर फंक्शन. मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि इस टॉपिक को ध्यान से सुन लो. जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ ना ऐसा बुक में लिखा हुआ है और ना ऐसा आपको कहीं पढ़ने को मिलेगा. जिस एंगल से मैं आपको लेके चलूंगा उसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते जाना. इंशाल्लाह एंड पे ना ही इस लेक्चर में कोई आपको मुश्किल चीज़ लगेगी और ना ही इसमें कोई कॉम्प्लेक्सिटी है, लेकिन अगर फॉलो करोगे तो. ओके, बाय द वे, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ब्रेन स्टेम में ये तो पता है ना. ब्रेन स्टेम में ये तो पता है ना आता क्या है, मैं क्या सोच रहा हूं और क्या चल रहा है. मिड ब्रेन, पोन्स, मेडुल्ला. अब मैं आपसे अगर पूछूं कि टिल नाउ हाउ मच फंक्शंस ऑफ ब्रेन स्टेम यू नो, रेज योर हैंड. अगर आप, ठीक है, अगर आप ये देखो इधर मेरी बात सुनो, जो ब्रेन स्टेम के फंक्शन अब तक नोन है वो सारे फंक्शन वो हैं जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से रिलेटेड. आपका रेस्पिरेटरी रेट भी कंट्रोल, रेस्पिरेटरी पैटर्न भी, डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन भी ब्रेन स्टेम कंट्रोल कर रहा है. आपका किसने पेरिस्टालसिस बोला, स्वॉलोइंग बोला, डिफरेंट बोले. आपकी जीआईटी रिलेटेड फंक्शंस हैं, उनका सेंटर भी वेगल नर्व के थ्रू आपका यही बनता है, ब्रेन स्टेम बनता है. आपके ब्रेन स्टेम से सिर्फ फर्स्ट 2 क्रेनियल नर्व के अलावा बाकी आपकी रेस्ट ऑफ दी 10 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स हैं वो आपके मिड ब्रेन, पोन्स और मेडुल्ला से निकल रहे हैं. सो इसका मतलब है कि देयर इज अ ह्यूज फंक्शन, मोस्टली ऑटोनॉमिक फंक्शन व्हिच इज कंट्रोल्ड बाय ब्रेन स्टेम. ये वाला जो आज का पार्ट है ना, इट इज रिलेटेड ब्रेन स्टेम कंट्रोल ऑफ मोटर. नाउ व्हिच मोटर फंक्शन आई एम टॉकिंग अबाउट राइट नाउ? वॉलेंटरी फंक्शन, जो एक स्ट्रेंज बात है, जो ब्रेन स्टेम के साथ फिट नहीं होती है. आज के लेक्चर में जो ट्रैक आप सुनोगे या जो चीजें आप पढ़ोगे वो आपने आज से पहले ब्रेन स्टेम के साथ इतना एक्टिवली उसको नहीं स्टडी किया हो. ये आज की कुछ नई चीजें हैं, क्योंकि वही वाली बात है, अगेन ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम नहीं पढ़ा रहा हूं मैं आपको, वॉलेंटरी मोटर नर्वस सिस्टम पढ़ा रहा हूं, तो उसके अकॉर्डिंग ये डिफरेंट है. अच्छा, अब यहाँ पे किसी बच्चे ने भी बात की, चलो वहीं से, आज मैं सोच के तो ऐसे नहीं आया था लेकिन वहीं से बात कर लेते हैं. अभी किसी ने बोला सर पैरामिडल और एक्स्ट्रा पैरामिडल. पैरामिडल सिस्टम ये ओल्ड सिस्टम है क्लासिफिकेशन का, लेकिन यहीं से बात शुरू कर लेते हैं. और एक्स्ट्रा पैरामिडल सिस्टम ये आजकल इतना एक्टिवली एप्लीकेबल नहीं है, कहीं कभी कोई वाइवे में पूछ लेता है लेकिन आता नहीं, लेकिन चले ऐसे बात कर लेते हैं. पैरामिड मींस व्हाट? याद रखो इसको, मेडुल्ला ऑब्लोंगेटा. एनी ट्रैक which is passing through medulla oblongata automatically will be called as pyramidal tract, and any track which is bypassing the medulla oblongata, right left से होता हुआ गुजर रहा है, that will be called as extra pyramidal. ये तो कॉमन बात हो गई. तो मेडुल्ला तो पहले pyramid में, इसको जो इसकी शेप pyramid जैसी होती है मेडुल्ला की, जब ये नीचे सेंट्रल कैनाल और स्पाइनल कॉर्ड में वही कंटिन्यू करता है ना मेडुल्ला नीचे, तो जब उसमें एम्प्टी हो रहा होता है तो pyramid की शेप दे रहा होता है. तो पहले तो ये बात क्लियर कर लो, जो हमने कल एक ट्रैक पढ़ा, कौन सा पढ़ा था? कॉर्टिकोस्पाइनल, दैट इज पैरामिडल ट्रैक. क्योंकि हमने कल इसके बारे में क्या पढ़ा था, ये मेडुल्ला के लेवल पे क्या कर जाता है, डीकसेट कर जाता है, साइड चेंज कर जाता है. तो आपको आज के बाद कोई पैरामिडल ट्रैक का नाम बोले तो आपने कहना ओके नाउ द पर्सन इज टॉकिंग अबाउट द कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक. ये जो एक्स्ट्रा पैरामिडल ट्रैक है ना, ये बेसिकली आज का टॉपिक है. ये वो ट्रैक्स हैं जो ब्रेन स्टेम के जरिए वॉलेंटरी मोटर फंक्शन को इंफेक्ट कर रहे हैं बहुत स्ट्रॉन्गली. अच्छा, आपकी बुक इसको एक्स्ट्रा पैरामिडल का नाम नहीं लिखती, आपकी बुक इसको नाम ये लिखती है, मैं बताता हूं. आपकी बुक इसको ऐसे कहती है, अदर डिसेंडिंग ट्रैक्स.
क्या कहती है इसको? अदर डिसेंडिंग ट्रैक। अब मैं आपसे पूछता हूं, द मेन मोटर डिसेंडिंग ट्रैक इज, और आपकी बुक में एक हेडिंग क्या दी हुई है? अदर डिसेंडिंग ट्रैक्स। अच्छा, पहले मैं इनके नाम लिख देता हूं जो आज की डिस्कशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंस वाइज लिख रहा हूं नाम इनके। रूब्रोस्पाइनल ट्रैक, वेस्टिबुलोस्पाइनल ट्रैक, रेटिक्यूलोस्पाइनल ट्रैक। Revise the name, please. Rubrospinal, vestibulospinal, reticulospinal tract. रेटिक्यूलर स्पाइनल ट्रैक को फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, पोंटाइन रेटिक्यूलोस्पाइनल ट्रैक एंड मेडलरी रेटिक्यूलोस्पाइनल ट्रैक। मैं रुक रुक के चलूंगा क्योंकि मुझे पता है कई चीजें नहीं आ रही हैं। तो मुझे बताओ कि जो तीसरा ट्रैक लिखा है जिसका नाम रेटिकुलर ट्रैक है, उसको फर्दर कितने में डिवाइड किया है? दो। एक कौन सा ट्रैक है which is coming from pons, pontine reticulospinal tract, medullary reticulospinal tract। ये है अदर डिसेंडिंग ट्रैक। डिसेंडिंग आपको कैसे पता लगा डिसेंडिंग है? क्योंकि जिसके एंड पे स्पाइनल का वर्ड लग रहा है, इसका मतलब है वो ऊपर से नीचे ही आ रहे हैं, तो वो डिसेंडिंग ही हुए। चलो, कल के नॉलेज में अपर मोटर है, लोअर मोटर है? अपर मोटर, क्योंकि जो डेफिनेशन थी बिगिन फ्रॉम सीएनएस एंड्स इन सीएनएस, रेड न्यूक्लियस मिड ब्रेन, ये सब मिड ब्रेन के मोस्टली पार्ट्स, और ये ऑटोमेटिक सी बात है एंड हो रहे हैं स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, तो ये सब भी कौन से आएंगे? अपर मोटर। तो आज के बाद जब आपसे पूछा जाए कि काइंडली नेम सम अपर मोटर न्यूरॉन्स, तो आपको मेन पैरामिडल ट्रैक और जो अदर डिसेंडिंग ट्रैक है उन सब के नाम ले देने, वो सब के सब अपर मोटर न्यूरॉन में होंगे। बाय द वे, कल मैंने जाते हुए एक फूड फॉर थॉट क्वेश्चन छोड़ा था, क्रेनियल नर्व न्यूक्लियर, अपर मोटर, लोअर मोटर? लोअर मोटर। हाथ खड़ा करो जरा, लोअर मोटर कौन सा? मैं जरा शक्लें तो देखो इधर, और कौन कौन है? और जो कह रहे हैं अपर मोटर है, और जो कह रहे हैं कि अल्लाह के हवाले, बेशक बहुत अच्छा, अल्लाह ताला ने ना हवाले कर दिया हमारे, उन्होंने कहा पढ़ लो। क्रेनियल नर्व न्यूक्लियाई या क्रेनियल नर्व्स हैं, दे ओरिजिनेट फ्रॉम सीएनएस, और सीएनएस में भी क्रेनियल कहते हैं तो ब्रेन से आ रही हैं, एंड दे एंड इन द पेरिफेरी इन द बॉडी। ऑल क्रेनियल नर्व न्यूक्लियाई आर लोअर मोटर न्यूरॉन्स एक्सेप्ट वन। अच्छा, मैं एक्सेप्शन सुनो जरा, कौन कौन से एक्सेप्शन? ऑप्टिक नर्व, यहाँ से कोई? वेगल नर्व, ऑल्फैक्टरी नर्व, ऑप्टिक एंड वेस्टिबुलोकॉक्लियर। मुझे ऐसा लग रहा है मेरे पे ना वो दस्ती बम का हमला हो रहा है। वेस्टिबुल मेरे यहाँ पे आके लग रहा है, यहाँ पे आके लग रहा है, यहाँ पे आके। जी, मैं मजाक करता हूँ, माइंड ना किया करो इस बात को, पर्सनली लेना। जी, कौन बोलते हैं? स्पाइनल एक्सिस नर्व। द ओनली क्रेनियल नर्व which does not follow the rule of lower motor neuron is facial nerve। सर मेरे जहन में था, मैं बोलना चाह रहा था, निकल नहीं पा रहा था, चलो कोई बात नहीं। और फेशियल नर्व का भी सुन लो, फेशियल नर्व न्यूक्लियस इज द ओनली न्यूक्लियस ऑफ ऑल द क्रेनियल नर्व न्यूक्लियस which is basically is going through two functions. The lower part of facial nerve is performing the lower motor neuron, and the upper part of facial nerve or upper part of nucleus of facial nerve is performing as upper motor neuron. And the rest of all the nuclei of all the cranial nerve, beginning from the optic, the olfactory, the trigeminal, whatever, all are pure lower motor neurons. Yes, उनमें से वो जो मोटर है, जो सेंसरी नर्व है, वो तो काउंट नहीं ना होगी इसमें। जैसे ऑप्टिक है वो प्योर सेंसरी है, वेस्टिबुलोकॉक्लियर प्योर सेंसरी है, वो इस कैटेगरी में नहीं आती। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिनमें मोटर पार्ट है।
तो उनका मोटर पार्ट सबका लोअर मोटर न्यूरॉन है, एक्सेप्ट द फेशियल नर्व, उसका भी लोअर हाफ लोअर मोटर न्यूरॉन ही है, जो अपर हाफ है वो अपर मोटर न्यूरॉन है। ये आगे किसी लेक्चर का पार्ट बनेगा, लेकिन यहाँ पे एक बात आ गई तो मैंने आपको बताया। ओके, कमिंग बैक टू द टॉपिक, इधर आ जाओ। मैंने आपको ट्रैक्स के नाम बता दिए, अब मैं इसके फंक्शन लिखने लगा हूं, जो आज का सबसे इंपॉर्टेंट प्री रेक्विजिट है इस लेक्चर को अंडरस्टैंड करने का। क्योंकि अगर आपको ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया, राइट डाउन द फंक्शंस ऑफ ब्रेन स्टेम फॉर मोटर कंट्रोल, तो ऑटोमेटिक सी बात है आपको इन्हीं ट्रैक के फंक्शन लिखने हैं। रूब्रोस्पाइनल ट्रैक डज व्हाट, मैं रेड में मेंशन कर देता हूं। फ्लेक्शन ऑफ अपर लिम्स ओनली, हाँ जी क्या कर रहा है? फ्लेक्शन ऑफ अपर लिम्स ओनली। एक दूसरा काम इसका, स्टिमुलेटिंग दी मेडलरी रेटिक्युलोस्पाइनल ट्रैक्ट। ये नाम हमने कहां पढ़ा है? मेडलरी रेटिक्युलोस्पाइनल ट्रैक्ट, यही लिखा हुआ है नीचे। तो रूब्रोस्पाइनल का अपना काम क्या है? फ्लेक्शन ऑफ अपर लिम्ब, जस्ट लाइक दिस। इधर देखो, फ्लेक्शन ऑफ अपर लिम्ब। जब रूब्रोस्पाइनल ट्रैक काम कर रहा है तो फ्लेक्शन ऑफ अपर लिम्ब करवा रहा है। और क्या काम कर रहा है ये मेडलरी रेटिक्युलोस्पाइनल ट्रैक को स्टिमुलेट कर रहा है, वर्ड नहीं भूलना ये। वेस्टिबुलोस्पाइनल ट्रैक दो काम कर रहा है ये। एक तो डायरेक्टली सप्लाइंग दी मसल्स, और मसल में क्या करने की कोशिश कर रहा है? बैलेंस। स्पाइनल कॉर्ड के जरिए वेस्टिबुलोस्पाइनल स्पाइनल कॉर्ड को स्टिमुलेट करेगा, और वो जो मसल्स तक जाएंगे तो वो उसमें क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? बैलेंस। और आपको पता है कि वेस्टिबुलर अपरेटस डील्स विद व्हाट? बैलेंस ऑफ द बॉडी, स्पेशली एंगुलर बैलेंस, एंगुलर बैलेंस स्पेशली। तो वेस्टिबुलोस्पाइनल एक डायरेक्ट काम क्या कर रहा है? जैसे ये फ्लेक्शन करवा रहा था, वो बॉडी का क्या करने की कोशिश कर रहा है? मसल के साथ बैलेंस। ये वॉलेंट्री काम है, ये ज़हन में रखना। अब इनवॉलेंट्री फंक्शन हम छोड़ गए। दूसरा इंपॉर्टेंट काम, इट स्टिमुलेट्स दी पोंटाइन रेटिक्युलोस्पाइनल ट्रैक्ट। ये नाम कहां सुना है? पोंटाइन रेटिक्युलोस्पाइनल, ये लिखा। रूब्रो ने किसको स्टिमुलेट किया? रूब्रोस्पाइनल। मेडलरी रेटिक्युलोस्पाइनल ने किसको किया? पोंटाइन रेटिक्युलोस्पाइनल। और इसके अलावा इनके अपने काम तो हैं ही। अब आता हूं मैं इसके ऊपर। रेटिक्युलोस्पाइनल जिसको हम ऑलरेडी दो पार्ट्स में डिवाइड कर चुके हैं, विच आर पोंटाइन रेटिक्युलोस्पाइनल एंड मेडलरी। पोंटाइन रेटिक्युलोस्पाइनल ट्रैक्ट stimulate the anti-gravity muscles. What is the function of pontine reticulospinal tract? Stimulation of the anti-gravity muscles. Name some anti-gravity muscles. आपके एक्सटेंसर्स, पीछे के ग्लूटेम मसल्स, काफ, आपके ऊपर ही बने जो आपके स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर मसल्स हैं। जब भी कोई एंटी ग्रेविटी फंक्शन बोलो, स्टैंडिंग, बैठ के खड़े होना, या लेटने से बैठना, या लेट के खड़े होना, ऑल आर एंटी ग्रेविटी। इसका मतलब है जब ये काम करना है तो पोंटाइन को सपोर्ट करना। आप जब भी कोई एंटी ग्रेविटी फंक्शन करेंगे तो आपका कौन सा ट्रैक इंपॉर्टेंट रोल प्ले? हाँ, ये तो है ही, इसकी इंपॉर्टेंस अपनी जगह पे है। ये वही है जिसने कमांड लेकर आनी है, वो काम करना है। लेकिन एक और है जो कि ब्रेन स्टेम के जरिए काम करने की कोशिश कर रहा है, उसका नाम क्या है? पोंटाइन रेटिक्युलोस्पाइनल। मेडलरी रेटिक्युलोस्पाइनल ट्रैक्ट इनहिबिट द एंटी ग्रेविटी मसल। मतलब ऑपोजिट टू दैट, अगर आप सिटिंग पोजीशन की तरफ जा रहे हैं
ये आप सिटिंग से लेटने की तरफ जा रहे हैं, लाइन पोजीशन की तरफ जा रहे हैं, तो इसका मतलब है अब कौन डोमिनेट करेगा? मेडलरी। और इस वक्त किसको इनहिबिट होना चाहिए? पोंटाइन। और अगर आप एंटी ग्रेविटी काम कर रहे हैं तो किसको स्टिमुलेट होना चाहिए? पोंटाइन। और किसको इनहिबिट होना चाहिए? मेडलरी। अब आती है अगली इंटरेस्टिंग बात, ये बात तो आसान है समझने में। अगली बात सुनिए गौर से, पोंटाइन को कंट्रोल कौन कर रहा है, ये सुनना है गौर से। वो कौन है जो पोंटाइन? एक तो मैं लिख चुका हूं, कौन है? वेस्टिबुलोस्पाइनल। तो एक तो मैं एरो इस तरफ कर देता हूं, कंट्रोल्ड बाय, और एक और है जो इसको कर रहा है, सेरिबेलम। ये दो जगह से इसका कंट्रोल है। नेम द कंट्रोल ऑफ पोंटाइन रेटिकुलोस्पाइनल ट्रैक। वेस्टिबुलोस्पाइनल ट्रैक एंड सेरिबेलम। मेरी तरफ देखना, आपने इधर देखना, मेरी तरफ देखो। वेस्टिबुलर अपरेटस, उसके बाद पोन्स जहां से पोंटाइन रेटिकुलोस्पाइनल ट्रैक, और पीछे पड़ा हुआ है सेरिबेलम। सेरिबेलम भी पोन्स को मैसेज भेज रहा है, इधर से वेस्टिबुलोस्पाइनल ट्रैक जहां नीचे रहा स्पाइनल कॉर्ड में वेस्टिबुलोस्पाइनल, लेकिन जाते हुए अपने फाइबर्स किसको दे रहा है? पोन्स को, और वो भी इसको, दोनों स्टिमुलेट कर रहे हैं। और समझ भी आती है, जब आप बैठने से खड़े होंगे एंटी ग्रेविटी को यूज करेंगे, आपको बैलेंस मेंटेन करना, आप कहीं गिर ना जाएं। तो इसीलिए सेरिबेलम और वेस्टिबुलर अपरेटस दोनों लॉजिकली पोंटाइन रेटिकुलोस्पाइनल को ही इसको स्टिमुलेट करना चाहिए, ताकि आप अपना बैलेंस मेंटेन रखें। आपको पता है जब आप खड़े होने से बैठ रहे होते हैं तो बैलेंस इम्बैलेंस भी हो जाए तो काम चल जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा उस वक्त इम्बैलेंस कोई मसला नहीं है, लेकिन आपको पता है जब खड़े होने से बैठ रहे होते हैं इम्बैलेंस भी हो तो आपको पता है आप एडजस्ट कर लेंगे, लेकिन जब बैठ के खड़े हो रहे हैं तो बैलेंस बहुत क्रिटिकल हो जाता है। तो ये दोनों काम कर रहा है। मुझे बताओ मेडलरी का एक स्टिमुलेशन कौन है? रूब्रोस्पाइनल ट्रैक। तो एक तो हो गया रूब्रोस्पाइनल, इसका कंट्रोल, एक इसका कंट्रोल डायरेक्टली कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक से भी। मेडलरी रेटिकुलोस्पाइनल के दो कंट्रोल्स बताओ। रूब्रोस्पाइनल ट्रैक मेडलरी का, और दूसरा कौन सा है? कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक, द मेन ट्रैक, मेन मोटर ट्रैक। ये डायरेक्टली कंट्रोल कर रहा है मेडलरी। अब मैं आपको बात समझाना चाह रहा हूं, आपने मेरी तरफ देखना। अगर आपने स्टैंडिंग पोजीशन से सिटिंग में जाना है, डाउन दी ग्रेविटी अगेंस्ट दी ग्रेविटी? डाउन दी ग्रेविटी। कौन सा ट्रैक चाहिए स्टिमुलेशन? मेडलरी। इसका मतलब है इसको कौन कहेगा कि ये काम करना है? रूब्रोस्पाइनल और कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक। ये मेडलरी को स्टिमुलेट करते, और मेडलरी आगे जाके आपके एंटी ग्रेविटी मसल को इनहिबिट कर देता। एंटी ग्रेविटी इनहिबिट होंगे तो ऑटोमेटिकली आप टुवर्ड्स द ग्रेविटी जाएंगे। और अगर जैसे सिटिंग से स्टैंडिंग की तरफ जाना है तो इनिशियल मैसेज कहां से आता है आपका? वेस्टिबुलोस्पाइनल और सेरिबेलम से। ये किसको स्टिमुलेट करते हैं? पोंटाइन को, और पोंटाइन एंटी ग्रेविटी को स्टिमुलेट करता है और एंटी ग्रेविटी एक्शन होता है। अब अगली बात समझ लो, इसमें जो मेडलरी है, जरूरी है कि जब ये एंटी ग्रेविटी एक्शन हो तो मेडलरी इनहिबिटेड हो, और जब डाउन दी ग्रेविटी एक्शन हो तो पोंटाइन इनहिबिटेड हो। ये बात बहुत जरूरी है। ये काम ऐसे नहीं हो सकता कि एक ट्रैक काम कर रहा है और दूसरा भी काम कर रहा है, ये पॉसिबल ही नहीं। या इवन दूसरा न्यूट्रल भी है, ये भी नहीं चलेगा। दूसरे को इनहिबिटेड होना पड़ेगा, फिर जाके एक ट्रैक अपना काम पूरा करेगा। यहां तक बात समझ आ गई? अब मैं अगली बात करने लगा हूं, आपने मेरी तरफ देखना है। व्हाट अबाउट एंटी ग्रेविटी इन दी अपर लिम्ब? एंटी ग्रेविटी इन द अपर लिम्ब, ठीक है ना? हाँ, अब देखो, अब मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए। इसका मतलब है कि अपर लिम्ब की एंटी ग्रेविटी को दो चीजें स्टिमुलेट कर रही हैं। एक तो पोंटाइन कर ही रहा है, और एक ऊपर से कौन कर रहा है? रूब्रोस्पाइनल। जरा गौर से बात समझनी है, मैं कुछ टेक्निकल बात करने लगा। तो क्वेश्चन क्या ज़हन में आता है कि दोनों, एक मिनट, पहला क्वेश्चन ये है कि इन दोनों में से किसका फंक्शन डोमिनेटिंग है? अगर अपर लिम्ब को फ्लेक्स करना है तो क्या रूब्रोस्पाइनल डोमिनेट करेगा या पोंटाइन डोमिनेट करेगा? दोनों एंटी ग्रेविटी को इस वक्त सपोर्ट कर रहे हैं डायरेक्टली। तो आपने ये बात याद रखनी है कि रूब्रोस्पाइनल ट्रैक
always dominates the flexion of the upper limb. ये लाइन लिखो प्लीज, ये लाइन लिखोगे, मैं ऐसे लिखवा देता हूं, रूब्रोस्पाइनल ट्रैक्ट डोमिनेट्स द फ्लेक्शन ऑफ द अपर लिम्ब। ये तो आपको पता है ना, अपर और लोअर लिम्ब में ऑपोजिट है फ्लेक्शन एक्सटेंशन वाला मैकेनिज्म, ये तो आपको पता है ना। अगर लोअर में एंटी ग्रेविटी करना है तो एक्सटेंसर चाहिए, अगर अपर में एंटी ग्रेविटी करना है तो फ्लेक्सर चाहिए। तो रूब्रोस्पाइनल दो काम कर रहा है, अगर आप गौर से समझो, अपर लिम्ब में एंटी ग्रेविटी एक्शन कर रहा है और लोअर लिम्ब में कैसे एक्शन कर रहा है, डाउन दी ग्रेविटी में डेलरी को करके। अब बात समझ रहे हो ना। रूब्रोस्पाइनल थोड़ा कंफ्यूजिंग ट्रैक है कि आपको समझ नहीं आ रही है कैसे काम कर रहा है, क्या चल रहा है, तो आपने इसको इसी तरह याद रखो। रूब्रोस्पाइनल अपर लिम्ब को डायरेक्टली स्टिमुलेट करता है, उसकी डायरेक्ट इनर्वेशन है। रूब्रोस्पाइनल की लोअर लिम्ब्स में इनर्वेशन है ही नहीं। रूब्रोस्पाइनल लोअर लिम्ब को थ्रू मेडलरी ट्रैक करता है कंट्रोल, लेकिन वो कैसे हो जाएगा, वो ऑपोजिट फंक्शन। अब मैं इसको जरा जल्दी से सम अप कर रहा हूं। हमने 3 ट्रैक्स पढ़े अदर डिसेंडिंग ट्रैक में, रूब्रोस्पाइनल, वेस्टिबुलोस्पाइनल, रेटिकुलोस्पाइनल। रूब्रोस्पाइनल ट्रैक के हमने 2 फंक्शंस किए, एक उसका डायरेक्ट फंक्शन था, एक इनडायरेक्ट। जो डायरेक्ट फंक्शन था वो क्या था, फ्लेक्शन ऑफ द अपर लिम्ब, और दूसरा इनडायरेक्ट फंक्शन क्या था, वो मेडलरी रेटिकुलोस्पाइनल ट्रैक को स्टिमुलेट कर रहा है। और मेडलरी रेटिकुलोस्पाइनल ट्रैक क्या कर रहा है, एंटी ग्रेविटी को इनहिबिट कर रहा है, डाउन दी ग्रेविटी काम कर रहा है। उसके बाद वेस्टिबुलोस्पाइनल के 2 फंक्शन क्या पड़े, एक तो जर्नल बॉडी का बैलेंस तो वो करवा ही रहा है मस्कुलेचर लेवल पे, और दूसरा इनडायरेक्ट काम क्या कर रहा है, पोंटाइन रेटिकुलोस्पाइनल को स्टिमुलेट कर रहा है। पोंटाइन रेटिकुलोस्पाइनल क्या कर रहा है, एंटी ग्रेविटी को स्टिमुलेट कर रहा है। वो जो स्टैंडिंग से सिटिंग, वो सिटिंग से स्टैंडिंग, वो जो हमने बात की, वो सारी इसमें फिट होगी। यहां तक आपको बात समझ आ गई? ओके। अब मैं इसमें एक और चीज फिट करने लगा साथ, जो कि लास्ट पार्ट है लेक्चर। ओके जी, मैंने 3 बॉक्सेस बनाए हैं, एक तरतीब से बनाए हैं। सबसे ऊपर बॉक्स ब्लू कलर का, वो क्या लिखा हुआ है, मोटर कॉर्टेक्स, मतलब जो कल हमने पढ़ा था, प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स, प्री मोटर कॉर्टेक्स, सप्लीमेंट्री वो। उसके बाद नीचे मैंने रेड में क्या ड्रॉ किया हुआ है, रेड न्यूक्लियस, मिड ब्रेन के लेवल, और नीचे ब्लैक में लास्ट में क्या ड्रॉ किया हुआ है, स्पाइनल कॉर्ड। अब मैं एरो ड्रॉ करूं, जरा गौर से देखना, एरोस को फोकस करने, इधर देखना है। मोटर कॉर्टेक्स से आ रहा है कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक, CST लिखा है मैंने, कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक। मैंने कल भी आपको बताया था, जब वो निकलते हैं, जरा पाथवे रिवाइज करवा दो। मोटर कॉर्टेक्स से निकला, आगे कहां गया, इंटरनल कैप्सूल, पोस्टीरियर लिम्ब, उसके बाद मिड ब्रेन, उसके बाद नीचे पोन्स, मेडल्ला में डीकसेट 80% फाइबर, और रिमेनिंग 20% भी नीचे सर्वाइकल थोरेसिक में डीकसेट करते हैं, गोज टू द अदर साइड एंड इन द स्पाइनल कॉर्ड, अपर मोटर न्यूरॉन। ये वही मिड ब्रेन का रास्ता है जो रास्ते में इसको पढ़ रहा है। मैंने आपको कल भी बोला था कि कॉर्टिकोस्पाइनल रास्ते में जाते जाते अपनी कोलैटरल देता रहता है, वो पूरे ब्रेन को काम होने से पहले बताता रहता है ये काम होने लगा। इधर देखो, कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक इज कंट्रोलिंग द रेड न्यूक्लियस, ऊपर से अपर कंट्रोल है, एंड रेड न्यूक्लियस वाया रूब्रोस्पाइनल ट्रैक इज गोइंग इन द स्पाइनल कॉर्ड, रूब्रोस्पाइनल ट्रैक, और ये जाके यहां पे क्या करवा रहा है, अपर लिम्स की फ्लेक्शन। इसमें कोई डाउट जो मैंने अभी तक बोला? ये बात तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि रेड न्यूक्लियस क्या करवा रहा है, अपर लिम्ब फ्लेक्शन। ये बात मैंने अभी ऐड की है कि ऊपर से जो कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक है, जाहिर है वो तो सबसे बड़ा ट्रैक है, सबसे ऊपर से आ रहा है, इतने ऊपर से कोई आ ही नहीं रहा, बाकी सब नीचे से ही आ रहे हैं, डिसेंडिंग जितने भी। तो ये तो मास्टर ट्रैक है, ये तो सबको जाहिर है कुछ ना कुछ कंट्रोल करेगा, तो ये रूब्रोस्पाइनल रेड न्यूक्लियस को करना है कंट्रोल। अब आपने अगली बात गौर से देखी है, ये कंट्रोल कर क्या रहा है, ये सॉरी रेड न्यूक्लियस को साइन लगा दिया मैंने साथ, इनहिबिट कर रहा है। What is corticospinal tract doing? Inhibiting the red nucleus. And what is rubrospinal tract doing? It is stimulating the flexor muscle of the upper limb. दोबारा बोलूं ये बात? पहले तो आसान बात मैंने बोली, कंट्रोलिंग, कॉर्टिकोस्पाइनल कंट्रोलिंग रेड न्यूक्लियस कंट्रोलिंग फ्लेक्शन। लेकिन अब कंट्रोलिंग को हम जरा थोड़ा आसान कर ले। कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक कैसे रेड न्यूक्लियस को कंट्रोल कर रहा है, उसको इनहिबिट करके। अच्छा एक बात याद रखना, हमारे नर्वस सिस्टम में जब भी कोई चीज किसी को इनहिबिट कर रही है ना ऊपर से,
वो एक्चुअली इनहिबिट नहीं कर रही होती, वो उसको लिमिट में रख रही होती, वो उसको रख रही होती है कि ये हाइपर स्टिमुलेट ना हो जाए, लिमिट के अंदर रहे। इनहिबिट का वर्ड ना आपको डॉज कर देता है कि इसको काम नहीं करने देगा, ऐसा नहीं है, वो उसको काम करने देगा, लेकिन काम करते हुए इसका क्या ख्याल रख रहा है, ये लिमिट में काम करे, ये लिमिट से बाहर ना निकले। ये इनहिबिशन का मतलब है। अब जरा मुझे एक बात बताओ, मैं क्रॉसेस लगा रहा हूं, आपने मुझे बताना है क्या होगा अगर यहां पे लीजन हो जाए, ये कट जाए, अभी मैंने वो इनहिबिशन का आपको मतलब समझाया, ये अनकंट्रोल्ड ओवर स्टिमुलेटेड हो जाए, और अनकंट्रोल्ड ओवर स्टिमुलेटेड होके हाइपरफ्लेक्शन ऑफ द अपर लिम्ब। ऐसा बंदा अगर अपने आर्म सीधा भी करना चाहे तो वो नहीं कर सके, अनवांटेड फ्लेक्शन हर वक्त, यही है ना, समझो उसको कंट्रोल कैसे कर रहा था कॉर्टिकोस्पाइनल। और मुझे अगली बात बताओ, मैं अगला क्रॉस लगा रहा हूं, इधर देखना है, ये बिल्कुल ठीक है, ये लीजन हो गई, अनवांटेड एक्सटेंशन। बात समझ रहे? अब मेरी लाइन सुननी है आपने गौर से, मैं आपको किसी कंक्लूजन की तरफ लेकर आना चाह रहा हूं। दो लीजन्स करवाई हमने यहां, एक है अबव द लेवल ऑफ रेड न्यूक्लियस, एक है बिलो द लेवल ऑफ रेड न्यूक्लियस। अबव द लेवल ऑफ रेड न्यूक्लियस लीजन किसकी हुई, कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक की। तो वो जो कंट्रोल में रख रहा था रेड न्यूक्लियस को इनहिबिट करके, वो कंट्रोल खत्म हो गया, रेड न्यूक्लियस भाईजान आजाद हो गए, और उसके बाद उसने क्या काम किया, अनवांटेड फ्लेक्शन, वो तो करवा रहा था पहले भी, लेकिन अब तो अनकंट्रोल्ड स्टिमुलेशन आ गई, तो बॉडी ऐसे स्टिफ हो गई अपर लिम्ब, क्योंकि रेड न्यूक्लियस लोअर लिम्ब को सप्लाई नहीं करता, अपर रूब्रोस्पाइनल ट्रैक नहीं सप्लाई करता लोअर लिम्ब। और दूसरे केस में क्या हुआ, बिलो द लेवल ऑफ रेड न्यूक्लियस कौन सा ट्रैक डैमेज हुआ, रूब्रोस्पाइनल, और रूब्रोस्पाइनल तो यूजुअली स्टिमुलेट ही कर रहा था फ्लेक्शन को, वो उसने नहीं की, तो अब बॉडी क्या हो गई, हाइपर एक्सटेंड। मुझे एक बात बतानी है आपने, दोनों केसेस में क्वेश्चन है, चाहे अबव द लेवल ऑफ रेड न्यूक्लियस या बिलो, लोअर लिम्ब के मसल्स को लोअर लिम्ब के मसल तो वो तो डायरेक्टली पोंटाइन के अंडर ही एंटी ग्रेविटी काम कर रहे थे, वो तो उसी के अंडर चल रहे थे। अब एक जरा गौर से बात समझनी है आपने, अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग नॉलेज देने जो बुक से समझ नहीं आने वाला, गौर से सुनना है। मुझे एक बात बताओ, एंटी ग्रेविटी को कौन इनहिबिट कर रहा था, मेडलरी का कंट्रोल कहां था, रूब्रोस्पाइनल, कॉर्टिकोस्पाइनल। एक केस में मैंने किसको खत्म किया, रूब्रो को, दूसरे में किसको कट किया, दोनों केसेस में मेडलरी सिस्टम को तो खत्म, और ये मेडलरी सिस्टम को स्टिमुलेट ही कर रहे थे। तो जब मेडलरी सिस्टम की स्टिमुलेशन खत्म हो गई, मतलब मेडलरी रेटिकुलोस्पाइनल ट्रैक इन आइदर ऑफ द केसेस इज गॉन, तो कौन रह गया पीछे, तो मुझे बताओ, जब पोंटाइन अनवांटेड काम करना शुरू हो गया, उसको मेडलरी इनहिबिट कर ही नहीं रहा, तो लोअर लिम्ब दोनों केसेस में किस पोजीशन में होंगे, हाइपर एक्सटेंशन। ये बात आपको बुक से समझ नहीं आई। मैं आपको बताता हूं कंफ्यूजन का क्रिएट होती है, मेरी तरफ देखना है। कंफ्यूजन क्रिएट होती है, सर ये तो समझ आ गया, एक केस में अपर लिम्ब फ्लेक्स कर गए, एक केस में अपर लिम्ब एक्सटेंड कर गए, ये तो समझ आ गया, ये दोनों केसेस में लोअर लिम्ब एक्सटेंड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये बात जो है ना कि दोनों केसेस में मेडलरी ट्रैक में से किसी एक ना एक की तो आ ही रही थी, वो एक ना एक की कट हो गई, तो ये मेडलरी को स्टिमुलेट कर रहे थे। अब मेडलरी की स्टिमुलेशन खत्म हुई, तो कौन ओवर स्टिमुलेट हो गया, पोंटाइन रह गया, और पोंटाइन तो काम ही एक करता है एंटी ग्रेविटी को स्टिमुलेट। मुझे एक बात बताओ, अगर किसी का एंटी ग्रेविटी मसल लोअर लिम्ब का अनवांटेड स्टिमुलेट है, गौर से सुननी है बात, अनवांटेड स्टिमुलेशन है, तो उसकी पोजीशन क्या होगी, स्टैंडिंग, लेटने में क्या होगी, सोचो इस बात को, अभी मुझे आंसर करना है। एक ऐसा बंदा जिसके लोअर एक्सट्रीमिटीज अनवांटेड हाइपर एक्सटेंडेड है, वो आप कह रहे हो वो खड़ा रहेगा, ठीक है,
अगर वो लेटा हुआ है तो पोजीशन कैसी होगी? जाहिर है एक्सटेंडेड तो होगा। पाँव की पोजीशन कैसी होगी? उसके पाँव लेटते हुए ना ऐसे नीचे की तरफ खींच रहे हो, क्योंकि एंटी ग्रेविटी है ना, तो उसके पाँव कर्ल किए होंगे और बिल्कुल ऐसे हाइपर एक्सटेंड पोजीशन में वो पड़ा होगा, बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट। आइडियली उसको खड़ा ही होना चाहिए, उसको बैठना नहीं चाहिए, लेटना नहीं चाहिए। लेकिन अगर अनफॉर्चुनेटली ये लियन हुई है तो भैया कोई ना कोई प्रॉब्लम हुई है, एक्सीडेंट हुआ है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो सकता है, आरिफ का केस बन सकता है। तो उस केस के अंदर जाहिर है कोई इंजरी हुई है तो वो कॉन्शियस तो है ही नहीं, तो वो खड़ा तो रह नहीं सकता, उसको लेटना ही पड़ेगा। लेकिन लेटने में भी वो आम बंदों के लेटने से डिफरेंट कैसे होगा? देखते ही डॉक्टर को पता लग जाएगा कि इसने तो अपनी बॉडी पूरी अकड़ाई हुई है, उसने बॉडी ऊपर की तरफ खींची हुई है बिल्कुल। अब मुझे बताओ, आप ऐसे पेशेंट को देख के कैसे डायग्नोज करोगे कि अबव द लेवल ऑफ रेड न्यूक्लियस इंजरी है कि बिलो द लेवल? अपर लिम्ब का फ्लेक्शन देख। अगर पूरी बॉडी हाइपर एक्सटेंडेड है लेकिन अपर लिम्ब फ्लेक्स्ड है, लियन कहां पे है? अबव द लेवल ऑफ रेड न्यूक्लियस। और पूरी बॉडी एक्सटेंडेड है और अपर लिम्ब भी हाइपर एक्सटेंडेड है साथ, तो अब लियन कहां पे है? बिलो द लेवल ऑफ रेड न्यूक्लियस। the lesion above the level of red nucleus to the corticospinal tract, this lesion is called as decorticate rigidity. अब मैं नाम लिख रहा हूं, सिर्फ नाम लिख रहा हूं, समझा चुका हूं सर। अबव द लेवल ऑफ रेड न्यूक्लियस, जब वो कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट डैमेज हुआ था, उसकी इंजरी का नाम, इसको नाम क्या कहेंगे? ये बीमारी क्या है? डीकॉर्टिकेट रिजिडिटी। और जो रूब्रोस्पाइनल ट्रैक्ट की लीजन है बिलो द लेवल ऑफ रेड न्यूक्लियस, डीसेरिब्रेट रिजिडिटी। डिफाइन डीकॉर्टिकेट रिजिडिटी। अब तो आना चाहिए बिल्कुल। मैं इसको डिफाइन करता हूं। द लीजन ऑफ कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट above the level of red nucleus is defined as decorticate rigidity. What will be the features of the patient with decorticate rigidity? Hyperextension of the whole body with hyperflexion of the upper limb. सही बोल रहा हूं? Define decerebrate rigidity. Lesion of rubrospinal tract below the level of red nucleus. अच्छा, by the way, रूब्रोस्पाइनल की above the level red nucleus हो भी नहीं सकती, वहां तो होता भी नहीं, लेकिन फिर भी बोलते हुए बताना है कि lesion of rubrospinal tract below the level of red nucleus, patient की presentation hyper extension of the body with hyper extension of the upper limbs as well. आरिफ को क्या हुआ? सिनेरियो पढ़ो दोबारा। आरिफ के सिनेरियो में लास्ट 2 लाइन में एक इंटरेस्टिंग बात लिख पाएंगे मैं। चलो मैं आसान कर देता हूँ, सिनेरियो पढ़ लिया ना दोबारा, मेरी तरफ देखना इधर। एक तो उसका रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ है, वो अनकॉन्शियस, इसका मतलब हमें कॉज तो मिल गई कि इंजरी लगी है, कुछ ना कुछ हिट हुआ है, कॉज मिल गई। जब वो हॉस्पिटल आया तो उसको क्या था? डीसेरिब्रेट थी, डीकॉर्टिकेट थी? डीकॉर्टिकेट, आई थिंक वी एग्री ऑन दिस, क्योंकि जब हॉस्पिटल आया तो फ्लेक्शन ऑफ। अच्छा, वैसे कॉमन सेंस लगाओ, अगर उसको डीसेरिब्रेट रिजिडिटी होती तो वो उसी से प्रेजेंट करता ना। मुझे पता है कुछ ऐसे शानदार दिमाग भी यहाँ बैठे हुए हैं जो ये सोच रहे हैं सर इकट्ठे ही उड़ गए, सर डीसेरिब्रेट डीकॉर्टिकेट इकट्ठी हुई थी उनको, इतना गंदा एक्सीडेंट हुआ तो मैंने खुद देखा सर, दोनों जगह भेंट लगी थी यार। हमारे पाकिस्तानी ऐसे एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, द पेशेंट प्रेजेंटेड विद डीकॉर्टिकेट रिजिडिटी ओनली, द रीजन फॉर लूजिंग दैट इज क्योंकि कुछ देर के बाद ये बिल्कुल वैसा ही जैसे वो स्पाइनल शॉक वाले केसेस में होता कि कुछ अरसे बाद वो टोन मुकम्मल लूज हो जाती, क्योंकि बेटे ये रूब्रोस्पाइनल ट्रैक्ट भी न्यूरॉन्स का बना हुआ है। न्यूरॉन्स एक लेवल तक ही एग्जैजरेटेड काम करेंगे, उसके बाद क्या हो जाएंगे? फटीग। वो जैसी उनमें फटीग आएगी वो एकदम, वो सिर्फ वो अपर लिम्ब की एक्सटेंशन नहीं लूज करेगा, वो पूरी बॉडी की एक्सटेंशन लूज कर देगा, क्योंकि इतना हाइपर फटीग इतनी देर रह ही नहीं सकता पेशेंट। वो न्यूरोट्रांसमीटर का लेवल डिप्लीट हो जाएगा एंड द पेशेंट विल सडनली ड्रॉप आउट, वो बिल्कुल ही ऐसे लूज कर जाएगा। सॉरी, हाँ
हाँ, अगर 2 घंटे बाद पहुंचे तो ये डॉजिंग भी हो सकता है। ये बिल्कुल सही बात कह रहे हो। आपको पता है ये बात कितनी इंपॉर्टेंट चीज की तरफ लेके जा रही है कि इट इज हाउ मच इट इज इंपॉर्टेंट आफ्टर अ रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट टू टेक अ पेशेंट 1122 स्ट्रेट टू हॉस्पिटल। उसका कितना टाइम और डॉक्टर का कितना टाइम बच सकता है कि उसको डायग्नोसिस सही बनाने में, और वाकई ये 2 घंटे बाद पहुंचेगा तो डॉक्टर डायग्नोज ही नहीं कर सकेगा कि इनिशियली इसको था क्या। एक और क्वेश्चन है मेरा सिनेरियो से रिलेटेड, उसका ब्लड प्रेशर रेज क्यों? क्योंकि ब्रेन स्टेम की तरफ बात कही है ना। अब ब्रेन स्टेम के साथ कोई ऑटोनॉमिक सिम्टम्स तो आएंगे ही आएंगे, ये तो हो ही नहीं सकता कि ऑटोनॉमिक कंट्रोल बिल्कुल नॉर्मल रहे और ये मोटर कंट्रोल का मसला पड़ गया, हो ही नहीं सकता। तो ब्लड प्रेशर भी इसीलिए डिरेंज है। ये एक और साइन है जो शो कर रहा है कि ब्रेन स्टेम इज इन्वॉल्व। सर अगर एक पॉइंट थैंक यू वेरी मच।